करने जा रहे हैं अपना, जिसका नाम है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। सबसे पहले मेटल और नॉन मेटल को ही पढ़ेंगे। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। धातु, अधातु, अधातु व उपधातु। उपधातु थोड़ा जानेंगे इनके बारे में, हल्की गहराई से, दिल की गहराई से। ठीक है, जल्दी से आप आ जाएंगे। फिर स्टार्ट करते हैं मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। क्लियर है? अच्छा, सुबह कहाँ थे, सुबह कहाँ थे ये आपको बता दिया तो आप परेशान हो जाएंगे। चलिएगा, अगर बात करें मेटल को लेकर, नॉन मेटल को लेकर, मेटलॉइड्स को लेकर, सबसे पहले मेटल को पढ़ेंगे, बाद में नॉन मेटल, फिर उसके बाद मेटलॉइड। अगर मैं आपसे ये कहने लगूं, मुझे बताइएगा हमारे पास कितनी मेटल है, कितनी नॉन मेटल है और कितने मेटलॉइड है। कितनी मेटल है, कितने नॉन मेटल है, कितने मेटलॉइड है। अगर मैं धातुओं को लेकर पूछूं आपसे कितनी धातुएं हैं, मैं आपसे पूछूं कितनी अधातुएं हैं, कितनी अधातुएं हैं यानी नॉन मेटल है, और कितनी हमारे पास उपधातुएं हैं यानी मेटलॉइड है। कितनी उपधातुएं यानी मेटलॉइड है, बताइएगा। तो आप कहेंगे अगर हम मेटल्स को लेकर बात कर रहे हैं तो हमारे पास कितनी मेटल्स है, 91 मेटल्स हैं। अगर मैं बात करूं मेटलॉइड को, सॉरी, नॉन मेटल को लेकर 17 नॉन मेटल है और मेटलॉइड हमारे पास 7 है। कितने हैं, 7 है। क्या है, 7, 7 हमारे पास मेटलॉइड है। क्लियर है ना? क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगर सबसे पहले हम बात करें, स्टार्टिंग करें किसको लेकर, अगर हम स्टार्टिंग करें सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप धातुएं। क्या डालेंगे, हेडिंग, हेडिंग डालेंगे धातुएं। धातुएं यानी मेटल्स, मेटल्स यानी धातुएं। अगर हम सबसे पहले मेटल्स को लेकर बात करें यानी धातुओं को लेकर बात करें तो देखिएगा, रूम टेम्परेचर बोला जाता है। अब ये मत कहना रूम टेम्परेचर जो होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, डिपेंड करता है आप सिंगल है डबल है। ठीक है, चलिएगा, नॉर्मली जो होता है वो 25 होता है सिंगल के लिए, डबल के लिए बढ़ सकता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं रूम टेम्परेचर को लेकर, कितना रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कितना माना गया है, टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर माना गया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड को रूम टेम्परेचर माना गया है। ठीक है, अच्छा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर पर जो धातुएं होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है। कैसे फॉर्म होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है। इसके कुछ अपवाद हमें देखने को मिलते हैं, जैसे पारे को लेकर बात करें, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर। इसके अलावा सोडियम और पोटेशियम जो है उनमें हार्डनेस इतनी नहीं होती है, कठोरता उतनी नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। एक केक की तरीके से काम करती है सोडियम और पोटेशियम। इसके अपवाद भी साथ साथ लिखते हुए चलेंगे। अगर रूम टेम्परेचर पर मैं पहली क्वालिटी को लेकर बात करूं धातुओं की, तो सबसे पहली क्वालिटी आती है रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर पर जो धातुएं होती हैं वो सॉलिड फॉर्म में होती हैं। अपवाद स्वरूप आप लिख सकते हैं मरकरी यानी पारा जो है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है, जबकि जबकि हमारे पास पोटेशियम और सोडियम ऐसी धातुएं हैं जो रूम टेम्परेचर पर कैसी होती हैं, केक की फॉर्म में होती है, जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। क्लियर है? तो आप एक बार लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर धातुएं, धातुएं सॉलिड फॉर्म में होती हैं, सॉलिड अवस्था में होती हैं, सॉलिड अवस्था में होती हैं। लेकिन इसके अपवाद भी लिखते हुए चलेंगे। ये क्वालिटी है धातुओं की। अपवाद, अपवाद अधिकतर पूछे जाते हैं, अपवाद ही है ना, अपवाद ही पूछे जाते हैं। जैसे आप लिखेंगे पारा एकमात्र ऐसी धातु है, एकमात्र ऐसी धातु है, ऐसी धातु है जो जो रूम टेम्परेचर पर, टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होती है, लिक्विड अवस्था में होती है, में होती है। ठीक है, अपवाद पहला हुआ। दूसरा अपवाद लिखेंगे सोडियम व पोटेशियम, सोडियम व पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं, ऐसी धातुएं हैं जिन्हें रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर, टेम्परेचर पर चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। देखिए, केवल जिंदगी में चाकू ही काटने का काम नहीं करता है, और भी चीजें हैं जो काट सकती हैं हमारा। ठीक है, वो चाकू से ज्यादा खतरनाक है, तो याद रखिएगा चाकू से केवल काटने का काम चाकू नहीं करती है, और भी चीजें हैं जो काटने का काम करती हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। सबसे पहली चीज आप क्या समझे इस चीज में, आप ये समझे रूम टेम्परेचर माना गया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस रूम टेम्परेचर पर जो धातुएं हैं वो लगभग लगभग हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होती हैं। कैसी फॉर्म होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है, ठोस अवस्था में होती है। लेकिन इसके अपवाद है, जैसे पारा एकमात्र ऐसी हमारे पास धातु है जो सॉलिड फॉर्म में नहीं, लिक्विड फॉर्म में होती है रूम टेम्परेचर पर। जबकि जो हमारे पास दो धातुएं हैं सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों की दोनों रूम टेम्परेचर पर कैसी अवस्था में होती है, लिक्विड भी नहीं, सॉलिड भी नहीं, बीच वाली अवस्था नहीं, केक की फॉर्म होती है, जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। अबे यार, एक बड़ा बेवकूफ आदमी हो गया कि रूम टेम्परेचर जो जाड़ों में कम हो जाएगा। अबे रूम टेम्परेचर का मतलब एक पैमाना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। ये नहीं है तुम्हारे कमरे का तापमान कितना है ना। इसका मतलब ये नहीं होता है। रूम टेम्परेचर का मतलब है एक हमने एक क्लासिफाई किया 25 डिग्री सेंटीग्रेड को हम रूम टेम्परेचर बोलेंगे।
कल को ये मत कहने लगना शादी के बाद केमिस्ट्री पढ़ो ये वाली क्लास, शादी के बाद दोबारा रिवीजन के तौर पर लोग कहो कि जना जी ये तो रूम टेम्परेचर तो बढ़ रहा है जी हमारा। अब भाई इसकी गारंटी मेरे पास नहीं है। रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट आगे क्यों बढ़ेंगे, आगे क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप बात करेंगे बढ़े। नोट हो गया, नेक्स्ट आगे डालेंगे धातुओं में चमक। धातुओं में चमक, चमक केवल धातुओं में नहीं होती है और भी चीजों में होती है, बस देखने का नजरिया चाहिए। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे धातुओं में चमक। धातुओं में चमक, अगर धातु में चमक को लेकर बात करें तो धातु में आपसे पूछेगा धातु में चमक होती है, जी हाँ होती है धातु में चमक। धातु में चमक होती है तभी तो आप चांदी को पहनते हो, तभी तो आप सोने को पहनते हो। चमक नहीं होती तो क्यों पहनते। चमक जिंदगी में जरूरी है। आपने कभी लोहे को क्यों नहीं पहना, है ना। लोहे को भी ऐसी आकृति दी जा सकती है जैसे आपके पास सोने की है ना। लोहे को भी चांदी जैसी आकृति दी जा सकती है। लोहे को क्यों नहीं पहना, क्योंकि लोहे में इतनी चमक नहीं होती, चांदी में चमक होती है, सोने में चमक होती है। तो धातु में चमक होती है इसीलिए इनका प्रयोग ज्वेलरी बनाने में करते हैं। इसके अलावा हम बात करें धातु में चमक होती है तभी इनका यूज हम घर की चीजें बनाने में करते हैं, जैसे रेलिंग आप अपने घर की देखोगे, है ना, किवाड़ के लॉक देखोगे, है ना, ये सभी किसके बने हुए होते हैं, धातु के। इसके अलावा मैं बात करूं धातु में चमक को लेकर, तो धातु में चमक जो होती है हमारे पास, ठीक है, धातु में चमक होती है उसके कारण धातु क्या करती है, रिफ्लेक्शन करती है ना, रिफ्लेक्शन करती है। जैसे आप कभी रेलिंग को देखिएगा, है ना, उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता, मान लीजिए रेलिंग है और इस रेलिंग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वापस लौटता है, इसे कहते हैं प्रकाश का रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परावर्तन। तो धातु किस गुण के कारण प्रकाश का परावर्तन करती है, वो है चमक के कारण। क्या है, चमक के कारण करती है। तो एक बार रूम टेम्परेचर क्या है समझ में नहीं आ रहा है, मान जा, डिटेल में समझा दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, चलिएगा, इसलिए जितना पढ़ा रहा हूं उतना ही समझो। आप लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट बनाकर धातुओं में चमक होती है, होती है जिसके कारण, जिसके कारण इनका यूज ज्वेलरी बनाने में किया जाता है, ज्वेलरी बनाने में किया जाता है, में किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे सोना, सोना, चांदी आदि, है ना। नेक्स्ट लिखेंगे धातु में चमक होती है, धातु में चमक होने के कारण, चमक होने के कारण इनका यूज, यूज घर की चीजें बनाने में किया जाता है, घर की चीजें बनाने में किया जाता है, में किया जाता है, किया जाता है। जैसे, जैसे घर की रेलिंग, जैसे पॉइंट बनाकर याद करने के लिए लिखेंगे रेलिंग। रेलिंग किसकी बनी हुई होती है एक बात बताना, किसी की बना लो लेकिन धातु होगी। नेक्स्ट आप लिखेंगे धातुएं चमक के कारण ही, धातुओं, धातु में चमक होने के कारण ही, चमक होने के कारण ही यह लाइट का, लाइट का रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन करती है, रिफ्लेक्शन करती है। क्या करती है, रिफ्लेक्शन करती है क्योंकि इनमें चमक होती है, ठीक है। रिफ्लेक्शन करती है क्योंकि इनमें चमक होती है। ये सारी के सारे पॉइंट आपको चमक को लेकर याद रखने हैं। बहुत नॉर्मल है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन जब बनेंगे, जब मैं आपको प्रैक्टिस अभी कराऊंगा, है ना, जब भी हमारे पास चैप्टर होगा तब आपको पता चलेगी कैसे कैसे क्वेश्चन इससे फंसा सकते हैं। तो धातु में क्या होती है, धातु में चमक होती है इसीलिए इनका यूज किसमें करते हैं, ज्वेलरी बनाने में। धातु में चमक होती है तभी इनका यूज हम घर की चीजें जैसे रेलिंग है ना, अब मैं हर चीज तो लिखूंगा नहीं, घर की किवाड़ की चीजें हैं, ये सारी चीजें बनाने में करते हैं। धातु में चमक होती है तभी वो लाइट का रिफ्लेक्शन करती है। ये क्वेश्चन बना था किस गुण के कारण धातुएं लाइट का रिफ्लेक्शन करती है, वो है धातु में चमक। क्या है, धातु में चमक है, ठीक है। एक बार नोट डाउन करेंगे तब आगे की ओर बढ़ेंगे।
ठीक, नेक्स्ट आगे क्यों आएंगे, अगला बड़े आगे क्यों, नेक्स्ट आगे लिखेंगे आप। अगली जो प्रॉपर्टी आती है वो क्या है हमारे पास, वो है धातु में कठोरता, हार्डनेस इन मेटल्स, हार्डनेस इन मेटल्स, धातु में कठोरता, धातुओं में कठोरता, कठोरता यानी हार्डनेस, हार्डनेस के कारण। अगर मैं बात करूं, आपसे पूछेगा धातु में क्या कठोरता होती है, बिल्कुल होती है। अपवाद इसके दो फिर से हो जाएंगे, पोटेशियम, सोडियम, जिन्हें चाकू से काट सकते हैं, इसके अपवाद है। पारा इसका अपवाद है। ठीक है, धातु में कठोरता का गुण पाया जाता है, धातु में चमक पाई जाती है ना, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। इसके अलावा धातु जो होती है वो रूम टेम्परेचर पर कैसी फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है, लेकिन इनके सबके अपवाद भी हैं। जैसे अगर मैं कठोरता को लेकर बात करूं, नॉर्मल धातु में कठोरता होती है, लेकिन सोडियम पोटेशियम में कठोरता नहीं है, पारे में कठोरता नहीं है। ठीक है, इनमें तो कठोरता नहीं है। ठीक है, इनमें तो कठोरता नहीं है। क्या हुआ, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आगे लिखेंगे। क्या प्रॉब्लम है, क्या बताइए भाई, सब कुछ सही तो है। लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट बना के लिखेंगे, धातुएं, धातुएं सामान्य रूप में, सामान्य रूप में कठोर होती है, कठोर होती है। अपवाद स्वरूप लिखेंगे, अपवाद, अपवाद कौन कौन से अपवाद है, सोडियम है, पोटेशियम है, पोटेशियम और पारा है, और पारा है, ये हमारे पास कठोर नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखेंगे, पॉइंट नंबर 2 आप लिखेंगे, ग्रुप वन में जो हमारे पास एलिमेंट है, ग्रुप वन के जो एलिमेंट है, ग्रुप वन में पाई जाने वाली धातु, पाई जाने वाली धातुओं को क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय धातुएं कहा जाता है, क्षारीय धातुएं कहा जाता है, कहा जाता है। और ये सबसे ज्यादा क्रियाशील धातुएं हैं, ये सबसे ज्यादा क्रियाशील धातुएं हैं, क्रियाशील धातुएं हैं, धातुएं हैं, है ना, ये बहुत ज्यादा क्रियाशील है। लेकिन आपने एक चीज को देखा होगा, आपने कभी सोने को घर में लेकर आए होंगे, है ना, आप कभी सोने को घर में लेकर आए होंगे, तो सोने को अगर आप खुला छोड़ेंगे तो इतनी जल्दी खराब नहीं होगा, मुश्किल से खराब होता है, मुश्किल से उसमें कुछ ऐसी चीजें आएंगी, जैसे हमारे पास चांदी है काली पड़ जाएगी, तांबा है हरा हरा दिखने लगेगा, है ना। इसके अलावा आप और भी चीजों को छोड़ देंगे, धातुएं, जैसे आप तांबे को छोड़ दो तो तांबा भी हमारा खराब होने लगेगा खुले में। धातुएं जो है बहुत रिएक्टिव होती हैं, रिएक्टिव होने के कारण बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। आपसे दो चीजें पूछता है, धातुएं जो होती हैं वो हमारे पास, मैंने ग्रुप वन क्यों लिया, क्योंकि ग्रुप वन में सोडियम और पोटेशियम है, इसलिए ग्रुप वन से कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। आपसे कहेगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव अगर एलिमेंट धातुएं किसी में है तो वो कौन सा ग्रुप है धातुओं का, तो अपने धातु का सबसे ज्यादा रिएक्टिव ग्रुप जो है वो है ग्रुप वन, जिन्हें क्षारीय धातुएं कहा जाता है, जिनमें हमारे पास सोडियम और पोटेशियम धातु है। ठीक है, लेकिन हमारे पास धातु बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, क्योंकि धातु जो होती है ना, उनके पास एक दो और तीन इलेक्ट्रॉन भारी कोष में होते हैं, उन वो एक दो तीन इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर अपने कोष को पूरा करना चाहती है। जब उनको छोड़कर अपने कोष को पूरा करेंगे तो वो बहुत ज्यादा तेजी से रिएक्शन करेंगे। रीजन क्या है, इनके कोष में पाए जाने वाले एक दो और तीन इलेक्ट्रॉन है। जैसे मैं बात करूं, सोडियम को ले लिया मैंने, सोडियम मेरे पास 11 है ना, पोटेशियम मैंने ले लिया, पोटेशियम कितना है मेरे पास 19 पोटेशियम है, मैंने कैल्शियम ले लिया 20 है, मैंने कैल्शियम कितना ले लिया, कैल्शियम ले लिया 20 है। इसके अलावा मैंने लिथियम को ले लिया, है ना, लिथियम ले लिया, सबसे हल्की धातु है, ठीक है ना, लिथियम को ले लिया मैंने, ये है। अब मुझे बताएंगे इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बताना। जैसे मैंने लिया सोडियम का कितना था मेरे पास, इसका लिथियम का 3 है। अब मुझे मुझे इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बताओ क्या होगा, क्या होगा इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्यों धातुएं रिएक्टिव ज्यादा होती हैं ये मुझे बताओ, इसका लॉजिक क्या है, क्यों धातुएं रिएक्टिव ज्यादा होती हैं। ना साइड हो जाओ ना, तुम पढ़ा लो आके, पहले साइड हो जाओ। पढ़ने लिखने का काम नहीं क्लास में, बस बक 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 बक, पढ़ती लिखती नहीं है बिल्कुल भी। चलिए सोडियम को लेकर मैं बात करूं, 2 8 और 1, ठीक है। पोटेशियम हमारे पास 2 8 8 और 1, है ना, इसका होगा 2 8 8 और 2, है ना। लिथियम को लेकर बात करूं 2 और 1। आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं क्या, आप नोटिस कर पा रहे होंगे इनके भारी कोष में 1 1 2 और 1, ये अपने भारी कोष को बहुत जल्दी से पूरा करने के लिए इन्हें छोड़ देंगे, लेने की जगह छोड़ देंगे। जब इलेक्ट्रॉनों को बहुत जल्दी से छोड़ते हैं भारी कोष को पूरा करने के लिए, इसलिए बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। क्या होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है धातुएं। और सबसे ज्यादा रिएक्टिव धातुएं जो होती है वो ग्रुप वन की धातुएं होती हैं, जिन्हें क्षारीय धातु बोला जाता है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी धातुएं भी हैं जो बहुत कम रिएक्टिव है, बहुत कम रिएक्टिव है। ऐसी धातुएं में बताओ कौन कौन सी ऐसी धातुएं जो बहुत कम रिएक्टिव है, बहुत कम रिएक्टिव धातुएं कौन सी, तो आप कहेंगे हमारे पास सोना है, प्लेटिनम है, और उसके बाद कहीं हद तक चांदी ऐसी धातु है जो बहुत कम रिएक्टिव धातु है, बहुत कम रिएक्टिव धातुएं हैं। तो आप लिखेंगे एक बार पॉइंट बनाकर लिखेंगे कि ग्रुप वन में पाई जाने वाली धातुओं को क्षारीय धातुएं कहा जाता है, और ये बहुत ज्यादा क्रियाशील धातु है, लेकिन इनका अपवाद है। अब क्रियाशीलता क्यों है, अब इस पॉइंट को बनाकर लिख लीजिएगा। क्रियाशील धातु आप लिखेंगे, धातुएं ज्यादा क्रियाशील होती हैं, क्योंकि धातुएं ज्यादा क्रियाशील होती हैं, ज्यादा क्रियाशील होती हैं, क्रियाशील होती हैं, क्योंकि इनके बाहरी कोष में, इनके बाहरी कोष में, बाहरी कोष में
1 2 व 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन्हें ये त्याग कर जिन्हें ये त्याग कर अपने भारी कोश को पूरा करते हैं। त्याग कर अपने भारी कोश को पूरा करते हैं पूरा करते हैं पूरा कर लेते हैं भारी कोश को, है ना? हाँ, इसके अलावा अपवाद लिखेंगे, मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। अपवाद स्वरूप क्या होगा इसका? अपवाद क्या होगा? अपवाद होगा सोना, प्लेटिनम और चांदी। सोना, प्लेटिनम और चांदी। ये क्या है? ये हमारे पास कम रिएक्टिव धातु है। ये क्या है? कम रिएक्टिव धातु है। ठीक है, ये कम रिएक्टिव धातु है। क्लियर है? ठीक, चलिएगा एक बार यहां तक की चीजों को नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे की ओर। यहां तक नोट डाउन करो पहले। बढ़े नेक्स्ट। मैंने आपको केवल इस वाली स्लाइड में ये बताया, कठोरता को लेकर हमने बात की। मैंने कहा धातुएं कठोर होती है, लेकिन इसके अपवाद है, जैसे सोडियम, पोटेशियम व पारा। अब एक चीज यहां से क्वेश्चन बनेगा, धातुएं कठोर होती देखिएगा, मैं स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है? सबसे पहला मैंने आपको स्टेटमेंट दिया, आपको एक लाइन दिख रही होगी, लेकिन ये लाइन बड़ी खतरनाक होती है, जिनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे मैंने कहा धातुएं कठोर होती हैं, होती हैं। आप लिखेंगे धातुएं कठोर व सॉफ्ट हो सकती हैं, धातुओं में चमक होती है, धातुओं में चमक होती है, धातुओं में चमक होती है, चमक होती है। धातुएं हमेशा सॉलिड फॉर्म में होती हैं, सॉलिड अवस्था में होती है। बताइए इनमें से सही कथन कौन सा है? ये आपके पास चार ऑप्शन है। ए, धातुएं कठोर होती हैं। बी, धातु में कठोर व सॉफ्ट हो सकती हैं। एक ऑप्शन बदलेंगे लास्ट वाला। सी ये हुआ। डी ऑप्शन में बता रहा हूं, वो लिखेंगे, डी ऑप्शन लिखेंगे, दो बार हो गया वो। डी ऑप्शन लिखेंगे आप, धातुएं धातुएं अपनी कठोरता के कारण अपनी कठोरता के कारण रिफ्लेक्शन करती हैं, परावर्तन करती हैं। अब बताएंगे सही कौन सा इनमें से, सही बताइएगा। सही बताएंगे एक बार इनमें से कौन सा होगा। बताओ। पहला ऑप्शन है धातुएं कठोर होती हैं, दूसरा धातुएं कठोर पे सॉफ्ट हो सकती हैं, आपने कहा धातुओं में चमक होती है ना? चौथा कहा आपने धातुओं में अपनी कठोरता के कारण रिफ्लेक्शन होता है। कौन सा सही है? अब चीजों को समझिए। अगर आपसे ऑप्शन कह रहा है धातुएं कठोर होती हैं, बिल्कुल सही बात है, धातुएं कठोर होती हैं। अगर वो कहता धातुएं हमेशा कठोर होती हैं, तब गलत हो जाता, हमेशा की कंडीशन में गलत होता। यहां पर वो ये कह रहा है धातुएं कठोर होती हैं, जी हाँ होती है। अगर वो कहता हमेशा कठोर होती है, तब ये गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि पारा तो लिक्विड फॉर्म में है, हमेशा की कंडीशन में कथन गलत होता। अच्छा, धातुएं सॉफ्ट व कठोर हो सकती है, बिल्कुल एग्जांपल ये भी सही है। क्यों? सॉफ्टनेस का एग्जांपल आप किसमें दोगे? आ रहा है, सॉफ्ट है, लिक्विड है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये भी सही है। धातुओं में चमक होती है, बिल्कुल ठीक बात है, धातुओं में चमक होती है। और धातुएं कठोरता के कारण रिफ्लेक्शन करती है, अरे भाई कठोरता नहीं, चमक के कारण रिफ्लेक्शन करती है, चमक के कारण, ना कि कठोरता के कारण। ठीक है? अब मैं ये बात बता दूं आपको, ये लगभग 50% से ज्यादा बच्चों के आंसर गलत है। लाइनें बहुत इजी लगती हैं जब लिखी जाती हैं बोर्ड पर, फिर कहते हो मास्टर का पढ़ाया हुआ नहीं आया, कथन निष्कर्ष पूछ रहे थे एग्जाम में और चार चार ऑप्शन दे रहे थे, उसमें कह रहा था पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, चारों सही है। बहुत हार्ड पेपर आया था। हार्ड बेसिकली कुछ नहीं होता है, आपकी समझ के ऊपर होता है ना? ये कथन गलत हो जाता, ये दोनों कथन ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे। अगर मैं यहां पर हमेशा लगा दूं इस वाले कथन में, तो हमेशा हमारे पास गलत होंगी चीजें। ठीक है? डी गलत होगा केवल। वो कठोरता के कारण नहीं बल्कि अपनी चमक के कारण रिफ्लेक्शन करती है। कठोरता नहीं बल्कि चमक के कारण रिफ्लेक्शन करती है। समझे? इसी कुछ नहीं है, सब हार्ड है जिंदगी में। आइएगा, अब हार्डनेस को पढ़ लिया, अब आएंगे नेक्स्ट आप पॉइंट बात करेंगे किसको लेकर। अगला पॉइंट आता है हमारे पास आघात वर्धनीयता, मेलेबिलिटी, आघात वर्धनीयता।
अगर आघात वर्धनीयता को लेकर मैं बात करूं तो आघात वर्धनीयता वास्तव में है क्या? यानी अगर हम किसी चीज पर चोट मारे और वो चादरों में कन्वर्ट होती हुई चली जाए, वो आघात वर्धनीयता है। जैसे मैं बात करूं ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट यूज किया जाता है अधिकतर हमारी पेन की निब में, जो कच्ची पेन आप बोलते हैं, है ना? आप उसे कभी मुंह से काट के देखना, तुरंत चूरा चूरा सा हो जाएगा। कोयला ले लो आप, कोयले को आप 2-3 हथौड़े मारोगे, चूरा बन जाएगा उसका। क्या ये आघात झेल पा रहे हैं? नहीं झेल पा रहे। वहीं लोहे को लेना, एक बार लोहे पर आप चोट मारोगे, दबता हुआ चला जाएगा, शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। लोहे की कितनी शीट मिलती है मार्केट में, है ना? इसके अलावा आप सोने को ले लो, सोने कितना अच्छी तरीके से शीट में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे ज्यादा अगर आघात वर्धनीय कोई धातु है तो वो सोना ही है हमारे पास। चांदी है, शीट में कन्वर्ट हो जाती है, पतली पतली शीट में आप देखते हो चांदी की बरक तक लगाई जाती है, बताओ, है ना? इतनी पतली बरक है कि आप उसे खा तक जाते हो, पच जाती है ना? इतनी आघात वर्धनीयता है। तो आघात वर्धनीयता वास्तव में क्या है? जब हम किसी चीज पर चोट मारे और वो चादरों में कन्वर्ट हो जाए, सीट्स में कन्वर्ट हो जाए, वो उसकी आघात वर्धनीयता कहलाती है। और धातु में ये गुण पाया जाता है। अपवाद अब मुझे बता दो कौन सा होगा? फिर से वही 3 अपवाद इसमें आ जाएंगे। सोडियम पोटेशियम आघात वर्धनीय नहीं है, उन पर आप चोट मारोगे तो वो खराब हो जाएंगे। पारा, पारा तो लिक्विड फॉर्म में, आघात वर्धनीयता की तो बात ही खत्म हो जाती है यहाँ पर। तो आप इन चीजों को समझेंगे, ठीक है? आप एक चीज समझेंगे, आघात वर्धनीयता क्या है? आप लिखेंगे पीट पीट कर, पीट पीट कर चादरों में कन्वर्ट करना, चादरों में यानी शीट में कन्वर्ट करना, कन्वर्ट करना आघात वर्धनीयता कहलाता है। वर्धनीयता कहलाता है। आप लिखेंगे धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण होता है, जी बिल्कुल होता है। आप लिखेंगे धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, का गुण पाया जाता है। ठीक है? अच्छा, मैं आपसे कहने लगूं, आप लिखेंगे, जैसे आप लिखेंगे सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु, सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु सोना है, धातु सोना है। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं। अपवाद के स्वरूप क्या लिख लेंगे? वही अपवाद। सोडियम पोटेशियम जो है, सोडियम और पोटेशियम पारा है, पारा है, इनमें हमारे पास आघात वर्धनीय के गुण नहीं है। ठीक है? ठीक, तो यहां तक की चीजें क्लियर है? आप एक बार मुझे बता देंगे, यहां तक की चीज में कोई दिक्कत समस्या है तो एक बार मुझे बता देंगे, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ये आघात वर्धनीयता है, हमारे पास धातु में गुण पाया जाता है। चलिएगा, कोई दिक्कत समस्या तो यहां तक मुझे बताएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, आगे क्यों रहेंगे, यहां तक नोट डाउन करें। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताना ही सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। ये बताना इसमें से गलत कौन सी है। ए, सबसे पहले मैंने पहली लाइन बोली, गलत बतानी आपको कौन सी है। पहला मैंने बोला धातुएं हमेशा आघात वर्धनीय होती हैं। दूसरा मैंने बोला धातुएं अधिकतर आघात वर्धनीय होती हैं। बताओ इसमें गलत कौन सा है? धातुएं अधिकतर आघात, सबसे पहला था धातुएं हमेशा आघात वर्धनीय होती हैं, और दूसरा है धातुएं अधिकतर आघात वर्धनीय होती हैं। सर सीआईएसएफ का फिजिकल 800 किलोमीटर दूर आया है, इतनी दूर क्यों देते हैं फिजिकल? रेलवे का मेंस एग्जाम दिया था हैदराबाद। कहाँ? हैदराबाद, दिल्ली से। और फिजिकल दिया था वेस्ट बंगाल। ठीक है, चीजें दूर नहीं है महेंद्र जी, अगर आप मान लो तो। नेक्स्ट आओ आगे की ओर। अभी वो मिलने के लिए बुला लेती और कह देती आ जाइएगा आप, तो दूर तो छोड़ो, सारे इंतजाम के साथ जाते। हेडिंग डालेंगे तन्यता, तन्यता। हेडिंग क्या डालेंगे? हेडिंग डालेंगे तन्यता। पहला वाला गलत है, बिल्कुल ठीक बात थी। तन्यता क्या है? इसकी डेफिनेशन, धातुओं को खींचकर तार में कन्वर्ट कर देना, वो तन्यता है। यानी हम जितना लंबा तार किसी धातु से खींच सकते हैं, वो उसकी तन्यता उतनी ही जाता है। तन्य मतलब तार, ठीक है? अच्छा, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, लेकिन सभी धातुएं तन्य होती हैं, ये गलत है। वही एग्जांपल सोडियम पोटेशियम, क्या उन्हें आप तार में कन्वर्ट कर सकते हो? अरे वो चोट नहीं झेल पा रही तो वो तार में क्या कन्वर्ट होंगी? तो अधिकतर धातुएं तन्यता का गुण पाया जाता है, मैक्सिमम धातुएं तन्य होती हैं, और तन्यता का अर्थ है धातुओं को खींचकर तार में कन्वर्ट कर देना, वो तन्यता है हमारे पास, है ना? ठीक है, वो क्या है? वो हमारे पास तन्यता है। क्लियर है? ठीक है, तन्यता है। तो एक बार आप लिखेंगे तन्यता का गुण क्या है, आप लिखेंगे धातुओं को खींचकर खींचकर तार में बदलना तन्यता कहलाता है, तन्यता कहलाता है। आप लिखेंगे अधिकतर धातुएं तन्य होती हैं,
अधिकतर धातुएं धातुएं तन्य होती हैं। अपवाद स्वरूप लिख लेना इसके अपवाद। अपवाद क्या होगा? अपवाद होगा हमारे पास सोडियम और पोटेशियम। बार बार क्यों लिख रहा हूं? घुमाने के लिए। सोडियम और पोटेशियम, क्योंकि हमेशा अधिकतर ऐसे वर्ड जब यूज कर लेता है वहां पर पॉसिबिलिटी गलत होने की ज्यादा हो जाती है। इसके अलावा आप लिखेंगे सोना सबसे ज्यादा तन्य धातु है। सोना सबसे ज्यादा तन्य धातु है। आप लिखेंगे सोने के 1 ग्राम से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। सोने के 1 ग्राम से 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबा तार खींचा जा सकता है। से ज्यादा लंबा तार खींचा जा सकता है। लंबा तार खींचा जा सकता है। खींचा जा सकता है। खींचा जा सकता है। क्लियर है? यहां तक की चीज क्लियर है? तो हमारे पास सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन सी है? वो है हमारे पास सोना। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे उसका आंसर करिएगा। मैंने कहा अधिकतर, है ना, अधिकतर तांबे के तार हम इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हैं किस गुण के कारण? क्योंकि इनमें चमक होती है, क्योंकि आघातवर्धनीय होते हैं, क्योंकि ये तन्य होते हैं, या फिर इनमें कठोरता होती है। किस गुण के कारण हम अधिकतर वायरिंग में किसका यूज करते हैं? तांबे के तारों का यूज करते हैं। क्या कारण है? किस गुण के कारण, है ना, किस गुण के कारण करते हैं? तो जहां पर आप तार वर्ड यूज करेंगे वहां पर आघातवर्धनीय की ओर नहीं जाएंगे, है ना, वहां पर आघातवर्धनीयता की तरफ नहीं जाएंगे। तन्यता को लेकर बात कर रहा है, क्योंकि धातुएं अधिकतर तन्य होती हैं, इसलिए हम उनके तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए हम उसको वायरिंग में यूज करते हैं। समझे? तो इस तरीके से प्रॉपर्टी आपको बनाकर पूछ सकता है। क्लियर है? समझे आप? बहुत बढ़िया। तो इन 4 ऑप्शन में गुण होता कौन सा? तन्यता का, है ना, तन्यता का गुण पाया जाता। यहां तक की चीजों को नोट डाउन करेंगे तब आगे की ओर बढ़ेंगे। यहां तक नोट डाउन करेंगे तब आगे की ओर बढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट अगले गुण को लेकर बात करें, वो क्या आता है हमारे पास? वो आता है कौन सा? वो गुण आता है हमारे पास ऊष्मा और विद्युत की चालकता को लेकर। ऐसा ऊष्मा और विद्युत की चालकता कैसे? मैं आपको बताता हूं। आप लिखें ऊष्मा व विद्युत की, ऊष्मा व विद्युत की चालकता। चालकता धातुएं अधिकतर ऊष्मा की और विद्युत की अच्छी चालक होती हैं, है ना, ऊष्मा और विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। तभी तो आप लोहे की कोई इलेक्ट्रिसिटी वाले प्लग में लोहे का कुछ डाल के देखना, हाथ से पकड़ के तुरंत करंट मारेगा। अधातु को डालोगे तो नहीं मारेगा। क्यों नहीं मारेगा? क्योंकि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी चालक नहीं है ना। अच्छा, लोहा करंट मारता है, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा चालक है ना। इसके अलावा लोहे की आप शीट पर बैठ के देखना कभी, और कभी लकड़ी की शीट पर बैठ के देखना। लोहे की शीट पर आप गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, आप बैठोगे तो एक संग इतनी तेजी से आपके महसूस होगी कि आपको बहुत ज्यादा जलन भी हो सकता है, महसूस होने लगे। इसका मतलब क्या है? वो हीट की भी अच्छी चालक होती है। इसकी हीट की भी अच्छी चालक होती है। लेकिन हर एक धातु हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी चालक नहीं होती। कुछ बैड होती है, कुछ गुड होती है, लेकिन अधिकतर हीट और इलेक्ट्रिसिटी की चालक होती है। मैं ये कहने लगूं हमेशा होती है, हमेशा वाली कंडीशन गलत आ जाती है। अधिकतर होती है, ये बात सही है। ठीक, तो एक बार आप पॉइंट बना के लिखेंगे। ठीक, एक बार पॉइंट बना के लिखेंगे, धातुएं धातुएं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, हीट में इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी चालक होती है। अच्छी चालक होती है अच्छी चालक होती है। विद्युत की सबसे अच्छी चालक, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी की सबसे अच्छी चालक, सबसे अच्छी चालक धातु, धातु चांदी है। कौन सी? चांदी है। वहीं मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी हीट को लेकर, हीट की सबसे अच्छी चालक, हीट की सबसे अच्छी चालक धातु, अच्छी चालक धातु, चालक धातु पारा है। कौन सी? पारा है। एक हमारे पास सीसा है। क्या है? सीसा। सीसा सीसा को आप लिखेंगे यह विद्युत व ऊष्मा का बैड कंडक्टर है। विद्युत व ऊष्मा का बैड कंडक्टर है। अच्छा चालक नहीं है, ऐसे लिखेंगे, अच्छा चालक नहीं, अच्छा चालक नहीं। आपने देखा होगा कि शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में पूरी की पूरी बिल्डिंग कांच की होती है। वहां पर गर्मी पड़ती है फिर भी कांच लगाया जा रहा है, क्योंकि कांच जो एक बैड कंडक्टर है। उसमें से हमारे पास जो सूर्य का प्रकाश है वो अच्छे से गुजर नहीं पाता है। ठीक है? क्लियर है? क्योंकि उससे प्रकाश नहीं गुजर पाता, इसलिए बैड कंडक्टर है। तभी हम घर की खिड़कियों में शीशा यूज करते हैं, क्योंकि बैड कंडक्टर है ऊष्मा का, है ना। जाड़ों में जल्दी ठंडा नहीं होगा और गर्मियों में जल्दी गर्म नहीं होगा। क्लियर है? बैड कंडक्टर के कारण। ठीक है, सो पीस के कारण, बैड कंडक्टर के कारण। जैसे आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, सीसा एक धातु है जो विद्युत की गुड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर है, या बैड कंडक्टर है? दोनों की बैड कंडक्टर है। बैड, मैं ये नहीं कह रहा उसमें से ऊष्मा और इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजरेगी, गुजरेगी। बैड का मतलब है बेकार, बिल्कुल भी नहीं। यूज मत करने लगना घर में, पता चली कि लगा दो आज ही बोर्ड में, नहीं, है ना। और हीट की सबसे अच्छी चालक धातु जो है उसका नाम है पारा, जबकि इलेक्ट्रिसिटी की सबसे अच्छी चालक धातु जो उसका नाम है चांदी। चांदी की वायरिंग क्यों नहीं करते हम फिर? इतनी कंडक्टर अच्छा है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर से नल की टोंटियां निकाल ली जाती हैं, ये तो फिर भी चांदी है। ठीक है, चलेगा। तो ये कैसी होती है? गुड कंडक्टर होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं,
मैंने आपसे पूछा तांबे का यूज हम इलेक्ट्रिक वायरिंग में करते हैं किस गुण के कारण? पहले भी मैंने क्वेश्चन पूछा था, अब भी पूछ रहा हूं। मैंने पूछा किस गुण के कारण उसमें चमक होती है, या फिर मैंने पूछा उसमें आघात वर्धनीयता होती है, या फिर वो अच्छा कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, या फिर उसमें हार्डनेस होती है। किस गुण के कारण जो है तांबे का यूज हम इलेक्ट्रिक वायरों में करते हैं? इनमें से किस गुण के कारण? इनमें से किस गुण के कारण? कांच में करंट आता है, क्यों नहीं आता कांच में करंट? कांच को पिघलाओ, पिघलाने के बाद उसको एक बार महसूस करके देखो डाल के बिजली, समझे आप? तो आप कहेंगे अब इस कंडीशन में अगर मैं बात करूंगा तो इस कंडीशन में किस गुण के कारण? तो इस कंडीशन में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसके कारण होता है ना? तन्यता के कारण, तन्यता के कारण मैंने तन्यता ऑप्शन में लिया, हार्डनेस में ले नहीं सकता, इस ये ऑप्शन यहां पर चेंज कर दिया गया। तो धातुओं को लेकर ऑप्शन भी चेंज कर सकता है, जरूरी नहीं एक तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। आप कहेंगे आघात वर्धनीयता भी तो होता है, भैया आघात वर्धनीयता का मतलब शीट से होता है ना कि खींचने से, ठीक है? हाँ, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना, इसके कारण हम किस में यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक वायरिंग में यूज करते हैं, किसका? तांबे का। क्लियर है की चीजें? आघात वर्धनीयता मेरे भाई, आघात वर्धनीयता, क्या क्या आप तांबा जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हो चादरों में यूज करते हो क्या? दीवार में चादर घुसाते हो क्या? थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाया करो। चलिए सुबह आपकी क्लास नहीं होती, लेकिन सुबह आपकी क्लास होगी, ठीक है ना? सुबह क्लास होगी आपकी, वर्ल्ड जियो इंडियन जियो, ठीक है? तो चलिएगा, कल की क्लास में मिलते हैं, ख्याल रखिएगा बाकी अपना, और जो अब तक करा है उसको रिपीट करके आएंगे। बाकी कल हम धातुओं को लेकर क्वेश्चन भी लगाएंगे, है ना? कल हम मेटल्स के क्वेश्चन भी लगाएंगे, मेटल्स को कंप्लीट करके कल नॉन मेटल को भी पढ़ेंगे, ठीक है? अब ज्यादा पोर्शन आपका नहीं बचा है केमिस्ट्री को लेकर, कुछ ही पार्ट्स